2 फरवरी सन 2015 को जब एक सड़क से मिलने लगे कुछ इंसानी टुकड़े, किसके थे वो टुकड़े? आखिर किसने किसको मारकर डाला था? नमस्कार, आदाब, मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लखनऊ के एक अमीनाबाद जगह की कहानी, जो कि गौरी श्रीवास्तव के मर्डर केस की है। गौरी अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। गौरी के पिता का नाम शिशिर श्रीवास्तव और माता का नाम तृप्ति श्रीवास्तव था। गौरी उस समय लो यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर छात्रा थी। गौरी काफी खुले मिजाज की लड़की थी। फ्रेंड बनाना, बातें करना, व्हाट्सएप चैटिंग करना, ये सब उसके लिए एक आम बात थी। वजह क्योंकि गौरी के माता पिता ने लव मैरिज की थी और अपनी बेटी के साथ भी उनका इसी तरह का खुला माहौल था। एक दिन क्या होता है, गौरी करीब कोई दोपहर के 12 बजे घर से अपने पिताजी की एक जैकेट लेकर ड्राई क्लीनर्स की दुकान पर जाने के लिए निकलती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। गौरी घर से चली जाती है, लेकिन शाम के 4 बज जाते हैं। गौरी घर नहीं आती। जब काफी टाइम हो जाता है तो गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव गौरी को फोन करती है, लेकिन गौरी फोन नहीं उठाती। गौरी की माँ का दिल परेशान हो जाता है। वो कहती है, पता नहीं बेटी, 1 घंटे के लिए बोलकर गई थी और अब 4 बज चुके हैं, कहाँ गई होगी? लेकिन फोन ना रिसीव करने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। वो बार बार उसे फोन करती हैं। तब काफी देर बाद एक लड़का गौरी का फोन रिसीव करता है और गौरी का फोन रिसीव करने के बाद वो गौरी की माँ से कहता है कि मैं उसका क्लास स्टूडेंट हूँ और हम यहाँ कुछ पढ़ाई के एग्जाम के बारे में बात करने आए हैं, तो इसलिए गौरी मेरे साथ ही है। गौरी की माँ कहती है, जरा मेरी गौरी से बात करो। लड़का बहाना बनाकर कह देता है कि थोड़ा हम अभी बिजी हैं, मैं अभी बात कराऊंगा। ये कह के वो फोन काट देता है। गौरी की माँ 10-15 मिनट थोड़ा इंतजार करती है। वो दोबारा फिर गौरी को फोन करती है। लड़का फोन नहीं उठाता। न गौरी फोन उठाती है, न लड़का फोन उठाता है। गौरी की माँ फिर ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति शिशिर श्रीवास्तव को फोन करती है और वो बताती है कि गौरी इसी तरह अपने किसी फ्रेंड के साथ है और मैं बराबर उसे फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। फिर गौरी के पिता भी गौरी को फोन करने लगते हैं। आखिरकार गौरी के पिता से बातचीत होती है उस लड़के की। तो वो कहता है कि हम इको पार्क में हैं। गौरी के माता पिता इको पार्क चले जाते हैं गौरी को देखने के लिए कि आखिर कौन से पार्क में किसके साथ है, लेकिन लड़का फिर भी फोन नहीं उठाता है। यानी वो लगातार इस बीच गौरी को बराबर फोन कर रहे हैं, लेकिन गौरी से उनकी बात नहीं हो पा रही है। और लड़का कहता है कि हम दोनों इको पार्क में हैं। पूरा इको पार्क गौरी के माता पिता छान मारते हैं, लेकिन गौरी का कहीं ज्यादा पता नहीं होता। फिर एक बार फिर फोन लगाते हैं, वो बात करते हैं कि हम इको पार्क में हैं, तुम यहाँ हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो, आखिर कहाँ हो तुम? तब वो लड़का एक नया झूठ फिर बोलता है। वो कहता है कि गौरी की तबीयत कुछ अचानक खराब हो गई थी, तो हम पास ही के अस्पताल में आए हुए हैं, मैं गौरी का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। गौरी के माता पिता फिर उस अस्पताल में भी जाते हैं। वहां पर भी वो गौरी के एडमिटिंग रजिस्ट्रेशन में देखते हैं कि वो है या नहीं, लेकिन वहाँ गौरी का कोई भी ऐसा नामो निशान नहीं होता कि वो वहां पर एडमिट है, ना इमरजेंसी में ना पूरे हॉस्पिटल में। गौरी के माता पिता जब परेशान हो जाते हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, और वो लगातार उस लड़के को यानी अपनी बेटी के फोन पर फोन करे जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो कोई फोन रिसीव करता है और लास्ट में आकर फोन गौरी का बंद हो जाता है। अब माता पिता की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। वो पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाके अपनी बेटी गौरी की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते हैं। थक हार के वो घर आ जाते हैं। यानी 1 फरवरी की बात है। 1 फरवरी को ही गौरी अपने घर से निकली थी। सन 2015 की बात है और 1 फरवरी को ही ये सारी बातें हुई। 1 फरवरी की रात मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के बाद गौरी के माता पिता घर आ जाते हैं। अब अगले दिन सुबह आती है 2 फरवरी की, 2 फरवरी 2015। वो शहीद पथ से कुछ बोरे मिलते हैं और वो बोरे कुत्ते घसीटते हुए जा रहे हैं। किसी इंसान की उन पर नजर पड़ती है और जब देखते हैं कि वो बोरे कहीं से थोड़े बहुत फटे हुए हैं और उनमें से इंसानी टुकड़े बाहर आ रहे हैं
और टुकड़े कुछ जगह जगह भी गिरे हुए थे। तभी वो फौरन घबराकर पुलिस को फोन कर देता है। वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस आती है। जैसा कि गौरी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखी हुई थी और वो भी गौरी को ढूंढ ही रहे थे। और 2 फरवरी की सुबह करीब कोई 7 बजे उनके पास ये खबर आती है कि शहीद पथ से इसी तरह इंसानी टुकड़े कुत्ते बोरी में घसीट रहे थे। पुलिस वहां पहुंचती है और जाकर आसपास के जो झाड़ी जंगल वगैरह होते हैं सड़क के किनारे इधर उधर देखती है, तो वहां से और भी टुकड़े बरामद होते हैं जो कि एक बोरी में थे। उन टुकड़ों को रीअरेंज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है और उन टुकड़ों की शनाख्त होती है, उसमें जो टुकड़े थे उनमें इयररिंग, हाथ का ब्रेसलेट, रिंग और गले की कुछ चैन, ऐसी 1-2 चीज मतलब ज्वेलरी उन टुकड़ों में मिलती है। अब वे फोटोज और ज्वेलरी की शनाख्त करने के लिए वो 3 फरवरी गौरी के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। गौरी की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो चुकी थी। गौरी की माँ को लग रहा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है। गौरी की माँ पहले तो उन फोटोज वगैरह को देखने से इनकार कर देती है, क्योंकि माँ थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो ये सब चीज देखे। लेकिन गौरी के पिता उन फोटोग्राफ से अपनी बेटी की शनाख्त करते हैं कि ये चीजें उसकी थी या नहीं। उसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो मिले थे उन्हें देख के शनाख्त करते हैं, तो ये पक्का उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये जो टुकड़े मिले हैं ये उनकी बेटी गौरी श्रीवास्तव की ही है। अब पुलिस गौरी की छानबीन में ज्यादा जुट जाती है, मालूम करती है कि आखिर गौरी ड्राई क्लीनर्स की दुकान पर गई थी, तो वहां से वो कहां कहां तक उस इलाके में थी। जितने भी सीसीटीवी कैमरे फोटोज होते हैं वो पुलिस सारे छानबीन कर लेती है, उनकी सबकी जांच करती है और फिर गौरी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी देखती है कि उसका फोन कहां पर बंद हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में गौरी की फोटोज जो मिलती है वो अकेली की थी, वो गई है, आई है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं था। वहां से पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिलता। अब बात आती है गौरी के मोबाइल लोकेशन की। गौरी के मोबाइल लोकेशन से पता चलता है पुलिस को कि उसकी लास्ट लोकेशन तेलीबाग की थी। अब पुलिस गौरी के माता पिता से पूछताछ करती है कि आखिर तेलीबाग में तुम्हारा कौन है, गौरी का कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार? गौरी के माता पिता कहते हैं कि हमारा तो कोई रिश्तेदार है नहीं तेलीबाग में, और जहां तक हमें पता है गौरी का कोई फ्रेंड भी नहीं है। अब पुलिस और ज्यादा छानबीन करती है, तेलीबाग के सीसीटीवी कैमरे से पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या गौरी वहां पर गई थी। तेलीबाग के सीसीटीवी कैमरे से एक फोटोज मिलती है, एक वीडियो, और उस वीडियो में गौरी पैदल पैदल जा रही है और आगे थोड़ी दूरी पे जाकर एक लड़का जो कि बाइक पर है और उसने हेलमेट लगा रखा है, गौरी उसके साथ पीछे बैठकर और चली जाती है। कैमरे में लड़के की फोटो साफ नहीं है क्योंकि उसने हेलमेट लगा रखा था, लेकिन हाँ एक बाइक जो कैमरे में पता लग रही थी कि राजदूत कंपनी की है। अब पुलिस आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए बाइक की जानकारी करने के लिए छानबीन करने लगती है कि आखिर किसने मतलब इस बाइक को खरीदा है तेलीबाग में। पता लगाते लगाते, जांच करते करते मालूम हो जाता है, पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम हिमांशु प्रजापति है और इसकी उम्र कोई 23 साल है। और दोस्तों गौरी की उम्र 19 वर्ष थी। मैं शायद बीच में आपको ये बताना भूल गई थी, गौरी की उम्र 19 वर्ष थी और जो हिमांशु प्रजापति था जिसकी बाइक के बारे में पता लगा था पुलिस को, उसकी उम्र 23 साल थी। और हिमांशु एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा था और राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो कोई प्राइवेट बीकॉम का कोर्स भी कर रहा था। इस बारे में पुलिस गौरी के माता पिता से पूछती है, लेकिन गौरी के माता पिता साफ इनकार कर देते हैं कि वह हिमांशु को नहीं जानते हैं। अब हिमांशु के घर पुलिस पहुंच जाती है, हिमांशु से जाकर बातचीत होती है।
तो हिमांशु कहता है कि मैं गौरी को नहीं जानता, कौन है गौरी मुझे नहीं मालूम, मेरी कभी उससे मुलाकात ही नहीं है। पुलिस दबाव डालती है, छानबीन करती है अच्छे से और बताती है हिमांशु को कि गौरी 3 दिन से मिसिंग है और उसकी रिपोर्ट लिखाई गई है और ऐसे ऐसे तुम्हारी बाइक का हमें एड्रेस मिला है कि वो तुम्हारी बाइक है जिस पर गौरी बैठकर यहाँ तेलीबाग गई थी। हिमांशु मुकर जाता है, कहता है नहीं मैं तो गौरी को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन पुलिस अपने तरीके से हिमांशु से पता लगा लेती। हिमांशु के माता पिता तेलीबाग में ही रहते थे, उनका अपना मकान था और वो जनवरी में कोई 4-5 जनवरी में सन 2015 में ही किसी काम से मुंबई चले गए थे। उस दौरान वो घर नहीं थे और फरवरी में वो लौटे थे, कोई 4-5 फरवरी को वो लौटे थे, कहीं मुंबई काम से गए थे। जिस टाइम गौरी लापता हुई घर से, उस टाइम हिमांशु शायद घर पर अकेला था और उसके माता पिता वहां नहीं थे। हिमांशु के पिता हॉस्पिटल में काम करते थे, उनकी किसी हॉस्पिटल में एक छोटी मोटी जॉब थी। अब हिमांशु से पता लगाते हैं गौरी के बारे में। आखिरकार हिमांशु उगल देता है कि वो उसका व्हाट्सएप फ्रेंड था और काफी समय से उसकी व्हाट्सएप पे गौरी से बात चल रही थी, बातें हो रही थी, काफी फोन पर भी बातें हो रही थी। कई बार उन्होंने मिलने का प्लान बनाया और वो बाहर मिले भी, लेकिन ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। अब उसके माँ बाप नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे हिमांशु के, तो उसने मौका देख के ये बात गौरी को बताई और कहा कि तुम मुझसे मेरे घर आकर मिल लो। क्योंकि गौरी बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, इसलिए गौरी ने हिमांशु को मना ही नहीं किया। ये सब उसके लिए आम बात थी, फ्रेंड से मिलना, बातें करना, पार्टी करना। तो वह हिमांशु के बुलाने पर तेलीबाग चली जाती है। अब हिमांशु बताता है पुलिस को कि मैं और गौरी घर पर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, एक छोटी सी पार्टी चल रही थी हमारी। तभी गौरी को फोन पर चैटिंग करते हुए देखता है। हिमांशु उससे पूछता है कि तुम्हारे और भी फ्रेंड हैं? गौरी बहुत खुले मिजाज की थी। गौरी कहती है हाँ मेरे और भी फ्रेंड हैं, मैं सबसे बातें करती हूँ, इसी तरह मिलती जुलती हूँ। ये सुनकर हिमांशु को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से मेरे अलावा बात करो। गौरी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाहती, मेरे लिए फ्रेंड वगैरह ये सब आम बात है और तुम कुछ ज्यादा सीरियस हो रहे हो मुझे लेकर। हिमांशु कहता है हाँ सीरियस हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। इस बात को लेकर गौरी और हिमांशु में काफी बहस होती है। अचानक गौरी हिमांशु से अपने घर जाने के लिए कहती है चलो ठीक है मैं घर जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जैसे ही गौरी हिमांशु के घर से जाने की बात करती है, तभी हिमांशु उसे पकड़ लेता है, पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। गौरी खुद को छुटाने की कोशिश करती है। इसी बीच हिमांशु से पता नहीं किसी कारण गौरी परे धकेली जाती है, किसी तरह वो गिर जाती है। जिस तरह वो गिरती है छूट छुटाव में, तो उसका सर बेड से जाके लगता है और वो बेहोश हो जाती है। गौरी मरी नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। लेकिन हिमांशु अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था, इतना गुस्से में आग बबूला हो गया था। उसे ये नहीं पता था कि गौरी बेहोश हुई है या मर गई है और उसने ये चेक करने की भी कोशिश नहीं की। उसके बाद वो गौरी का गला घोट देता है, उसे मार देता है और फिर अपने मार्केट चला जाता है, अपने नजदीकी बाजार में। वहां जाकर वो कुछ इलेक्ट्रिक ब्लेड वगैरह लाता है, 2 बोरे लाता है और लाकर गौरी के टुकड़े कर देता है और उन्हें एक बोरे में भर देता है। उसके बाद अचानक उसका एक फ्रेंड था हिमांशु का, वो घर आ जाता है, बाहर कुंडा खटखटाता है। हिमांशु उससे काफी देर तक बाहर ही बातें करता रहा। अब इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि हिमांशु ने अपने फ्रेंड को गौरी के बारे में कुछ बताया था या नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसके कुछ समय बाद जैसे ही मौका मिला, यानी अगली सुबह, हिमांशु ने 2 फरवरी की सुबह करीब कोई 7 बजे वो बोरे
शहीद पथ पर फेंक दिए थे। और उसके बाद वो इस तरह से मतलब हो गया था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और उसे ऐसा लग रहा था कि गौरी को भी कोई नहीं जानता कि मेरे उसके बीच क्या हुआ है, कब से उसकी मेरी बात चल रही है, क्योंकि उनके फोन में जो नंबर थे एक दूसरे के वो दूसरे नाम से मतलब सेव हुए थे। गौरी ने भी दूसरे नाम से हिमांशु का नंबर सेव किया हुआ था और हिमांशु ने भी। कुल मिलाकर हिमांशु ने जिस तरह से बेवजह गौरी की हत्या की, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार का इजहार करने के लिए गौरी की जान दे दी और अपने जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश की। उसे लगा कि गौरी के बारे में यहाँ कोई भी नहीं जानता है और मैंने जिस तरह उसकी हत्या की है, उसके टुकड़े करके बाहर फेंक दिए हैं, इस बारे में किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कभी गौरी से मिला था। लेकिन दोस्तों, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो हर तरह से छानबीन निकाल ही लेती है कि आखिर जुर्म किसने किया है। हर चीज में देर लगती है, लेकिन वक्त जब आता है तो हर चीज का खुलासा हो ही जाता है। पुलिस हिमांशु को अरेस्ट कर लेती है उसके बाद और उसे सजा हो जाती है। गौरी के माता पिता इन सारी चीजों को सुनकर, जो कुछ भी गौरी के साथ हुआ था, यानी उसकी जो उन्होंने छूट दे रखी थी फ्रेंड बनाने की, उन सब चीजों से इतने निराश, इतने परेशान हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी छूट अपनी बेटी को दे रखी थी जिसकी वजह से आज उनकी बेटी की जान चली गई। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उनकी बेटी किन दोस्तों से मिलती है और किस किस जगह जाती है, क्या करती है। इसी कारण इतने समय से हिमांशु और गौरी की बात चल रही थी। आखिर गौरी की माँ को क्यों नहीं पता चला कि उसका कौन फ्रेंड है जो इतने नजदीक है, जिससे वो मिलने जा रही है, बात कर रही है। इन सब चीजों का गौरी के माता पिता को बड़ा ही पछतावा होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के फ्रेंड ना बनाएं, और अगर फ्रेंड बनाए भी, जाने अनजाने में किसी के घर यूं इस तरह जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हो सकता है। आपको अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक मैं आपके लिए लाती रहूंगी फिर से एक नई कहानी। जय हिंद, जय भारत।